हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंथम फॉर डूम यूथ के ऊपर। या मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या मिल रहे हैं, सिंबलिज्म हम लोगों को कहाँ कहाँ दिख रहा है, इमेजरी हम लोगों को कहाँ कहाँ दिख रही है, और एनालाइज करेंगे। और पोइम को हम लोग लाइन टू लाइन समरी उसकी आज डिस्कस करेंगे, साथ थोड़ी सी थीम्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दीज हु डाई एज ए कैटल। पहली लाइन ही बहुत इस तरह की है कि डाई एज अ कैटल, व्हाट इज़ दैट मीन। आप लोगों को पहली लाइन देख के ही थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा है हम लोगों का पोइट। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि डाई एज ए कैटल, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली या मेटाफर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के ऊपर यूज़ हो रहा है कि चर्च बेल्स जो होती हैं, आपको पता है जब कोई मर जाता है या फ्यूनरल का सीन होता है या इस तरह का, जो लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं उनको पता है चर्च बेल जब बजती हैं तो क्या वो नोटिफिकेशन दे रही होती हैं। तो यहाँ पर राइटर जो है फर्स्ट लाइन के अंदर सिमिली या मेटाफर यूज़ कर रहा है और कह रहा है कि चर्च बेल जो हैं वो उनकी रिंगिंग जो है वो यंग मैन के लिए यूज़लेस है, ठीक है। और उनको हु डाई एज ए कैटल, मतलब जो एज ए कैटल यानी कि उनकी डेथ जो है दैट मेंट नथिंग, ठीक है। उनकी डेथ जो है कोई मीनिंग नहीं रखती। वो एज ए एनिमल, फॉर्म एनिमल्स जो होते हैं उनकी मौत मरे हैं, ठीक है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इस तरह की है, तो इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो पोइट की टोन है बिटर, उसी हिसाब से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, व्हाट चर्च बेल्स विल रिंग फॉर द यंग मैन स्लॉटर्ड लाइक फॉर्म एनिमल्स, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या कह रहे हैं कि ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन्स। अब मॉन्स्ट्रस का क्या मतलब होता है, हॉरिबल, ठीक है। एंगर ऑफ द गन्स यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। ये साथ साथ आप लोगों ने लिटरेरी डिवाइसेस ऐड करते जाने। यहाँ पर हम लोगों को डाई एज अ कैटल पता चला कि सिमिली या मेटाफर, ठीक है। उसके अलावा एंगर ऑफ द गन्स, गन्स क्या है, लिविंग थिंग नहीं है, ये पर्सोनिफिकेशन आ जाएगी। और मॉन्स्ट्रस ये हॉरिबल चीज़ है कोई, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इंस्टेड दीज यंग मैन जस्ट हियर द फेयरसम रेज ऑफ फायरिंग गन्स, के जो चर्च बेल्स रिंगिंग कर रही होती हैं वो इन लोगों के लिए क्या मीनिंग रखती हैं, क्योंकि इनकी डेथ तो मैटर ही नहीं करती ना। तो वो लोग जब मर जाते हैं तो वो एक हॉरिबल गन फायरिंग सुन रहे होते हैं और एक टेंस माहौल होता है, उनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा होता, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है। लाइन नंबर 3 के अंदर वो क्या बताता है, ओनली द स्टटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल। अब यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ आर देख रहे हैं आप लोग, राइफल्स, रैपिड, रैटल, ये क्या बता रहा है, एलिट्रेशन, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है। स्टटरिंग का क्या मतलब होता है, हेसिटेट होना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाना कि आप लोग हेजिटेट होने लग जाए। फॉर एग्जांपल हेजिटेट का मतलब होता है ना, जिस तरह अगर एक बंदा कंफ्यूज हो जाए तो उसकी जो टंग होती है ट्विचिंग, उसकी सेंटेंसेस ट्विच होने लग जाते हैं। मैं बोल जैसे हेलो हेलो, इस तरीके से, तो वो हेजिटेट वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे वो बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कैन पैटर आउट देयर हेस्टी ओरिजन्स। अब यहाँ पर टोटल मीनिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, रैपिड का मतलब होता है शॉर्ट साउंड, ठीक है। पैटर का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट साउंड, यानी कि टू स्पीक रैपिडली और नॉइसली, ठीक है। उसके अलावा ओरिजोन का क्या मतलब होता है, प्रेयर्स। अब ओवरऑल क्या बात हो रही है यहाँ पर कि द ओनली प्रेयर्स दे गेट आर द क्विक एंड जारिंग रिदम्स ऑफ राइफल फायर, कि एक अनप्लेजेंट सी या डिस्टर्बिंग इफ़ेक्ट सिर्फ वो क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त। या चर्चिंग बेल, शुरू से अगर हम लोग मिलाएं ना
तो जो बेल की रिंगिंग होती है, पासिंग बेल्स मतलब जो चर्च की रिंगिंग बेल्स होती हैं, उन्होंने कहा कि वो कोई मीनिंग नहीं रखती इनके लिए। जब उनकी डेथ होती है तो वो लोग क्या सुन रहे होते हैं, सिर्फ गन की फायर सुन रहे होते हैं। और वो फिर उन लोगों ने उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया कि उसकी साउंड कैसे होती है, नॉइसी सी, डिस्टर्बिंग सी, इस तरह की, ठीक है। और यहाँ पर ऑरिजॉन्स का मतलब यहाँ पर प्रेयर्स है, ठीक है। और उनकी जो वो उनके लिए प्रेयर कर रहे होते हैं लोग उनके चर्च के अंदर जाकर, तो वो उनके पास कुछ भी नहीं पहुंचता। सिर्फ उनके पास क्या होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बंदा जो होता है उसकी डेथ हो तो उसके लिए लोग प्रेयर कर रहे होते हैं कि आफ्टर लाइफ पीस के साथ वो चला जाए। और बहुत से ट्रिब्यूट इनके हम लोगों को दिखेंगे कि जिस तरीके से आगे हम पोइम के अंदर ही देखेंगे कि जब बंदा मरता है तो वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ें उनके पास मशहूर हैं। तो ऐसा सोल्जर के पास कुछ भी नहीं पहुंचता। वो क्या सुन रहा होता है, गन फायर सुन रहा होता है और आसपास जो बैटल फील्ड का माहौल होता है, जैसे मैंने पीछे पिक्चर्स के अंदर आप लोगों को दिखाया, तो वो ये सब कुछ देख रहा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर्स नॉर बेल्स। मॉकरीज यहाँ पर बेसिकली, वैसे तो मॉकरीज का मतलब आप लोगों को पता होगा कि कोई ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर लोग हंस रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चर्च के जो चर्च के अंदर क्रिश्चियन सॉन्ग वगैरह सिंग कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर ये उसके ऊपर है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि दीज मैन विल हैव नो इन अप्रोप्रिएट रिचुअल इन देयर नेम्स वेदर प्रेयर्स और बेल रिंगिंग, के नो प्रेयर्स नॉर बेल्स, कुछ भी इनके पास नहीं पहुंच रहा, ठीक है। और इनका नेम जो है ऐसे ही है कि नेमलेस, ठीक है। आगे देखें, नॉर एनी वॉइस ऑफ मॉर्निंग सेव द क्वायर्स, के नो वॉइस विल मोर्न देम एक्सेप्ट द क्वायर्स। क्वायर्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल सिंग इन क्रिश्चियन चर्च, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, मॉर्निंग क्या होती है, एक सॉरोफुल टोन होती है। ये हम लोगों ने लेटेस्ट अपनी जो पोइम डिस्कस की थी फ्यूटिलिटी, उसके अंदर भी डिस्कस किया था मॉर्निंग के बारे में। ये होती है सॉरोफुल टोन। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि नो वॉइस विल मोर्न देम, कोई जो वॉइस है उनको इस तरह तसल्ली नहीं दे सकती। मोर्न यहाँ पर सॉरोफुल टोन है, ठीक है। एक्सेप्ट द क्वायर्स, जो चर्च के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल जो है क्रिश्चियन चर्च के अंदर जो गाना गा रहे होते हैं, सिंग कर रहे होते हैं, कोरस टाइप, ठीक है। एक्सेप्ट दैट। नेक्स्ट क्या है, द श्रिल डिमेंटेड क्वायर्स ऑफ वेलिंग शेल्स। श्रिल होता है एक शार्प साउंड और डिमेंटेड होता है अनकॉन्शियस सिचुएशन, ठीक है, बदहवास सी। और वेलिंग शेल्स क्या होता है, वीपिंग ऑन डेथ, कि कोई बंदा मर जाए और उसके ऊपर फिर आप लोग रो रहे हो। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, द हाई पिच्ड एंड हेलिश नॉइसेस ऑफ फॉलिंग आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या होता है कि जो गन्स होती हैं ना, जिस तरीके से तोपें नहीं होती, वो कहते हैं इतनी तोपों की सलामी तुम्हें, तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना, जो मरने वाला सोल्जर होता है ना बैटल फील्ड के अंदर, उसके पास ये चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब हम लोग के पास दो चीज़ें चल रही हैं, हम लोग के पास कंपैरिजन चल रहा है कि एक तरफ नॉर्मल बंदे की डेथ हुई है और उसके ऊपर जो हम लोगों के सिनारियो दिख रहा है कि उसके मरने के बाद क्या क्या हो रहा होता है, और एक तरफ सोल्जर जो बैटल फील्ड के अंदर मरता है उसके मरने के ऊपर क्या क्या हो रहा होता है, उसका हम लोग को टोटली दिख रहा है यहाँ पर कि वो जो है सुन रहा होता है गन फायरिंग और लाउड नॉइसेस। और फिर लास्ट लाइन के अंदर हम लोगों को दिख रहा है एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शार्ट्स। बगल्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को आगे भी बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, यहाँ पर वॉर के अंदर मोस्टली ये यूज़ होता है। बगलर जो होता है ना, एक इंसेक्ट होता है, आप लोगों ने कार्टून्स के अंदर भी देखा होगा, वो एक इंस्ट्रूमेंट टाइप यहाँ पर यूज़ किया है इसको बगल के तौर पर। जो वो एक गाना वगैरह या सिंगिंग कुछ भी वो कर रहा होता है, उसकी आवाज़ आ रही होती है जो मरने वाला सोल्जर होता है उसके कान के अंदर। मतलब वो कोई वॉइस नहीं सुनता सिवाय उस बगलर की, ठीक है। जबकि आम नॉर्मल बंदा जब मरता है और चर्च के अंदर सब कुछ हो रहा होता है उसके फ्यूनरल के लिए तैयारियां वगैरह और जो कॉरस वगैरह गाया जा रहा होता है, तो वो सुन रहा होता है, लेकिन हमारा सोल्जर ये सब कुछ नहीं सुन रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर वो फिर आगे क्या बता रहा है, सैड शायर्स, शायर्स जो होते हैं ये सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि कंट्री के अंदर जो
सिटी जहाँ से वो आया, जो उसकी नेटिव लैंड है सोल्जर की, वहाँ से वो उसको मरते वक्त एक तो वो ये सिंगिंग सुन रहा होता है बगलर की, दूसरे उसको ये सब कुछ याद आ रहा होता है कि जो उसकी कंट्री के अंदर जो लोगों के ऊपर वो ग्रीफ छोड़ कर जा रहा है, और जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेटर्स उन तक पहुँचे होते हैं उनको वो अनआंसर्ड छोड़ कर जा रहा होता है। ठीक है, उसको ये सब कुछ याद आ रहा होता है। बगल्स विल कॉल फॉर द यंग मैन फ्रॉम सैड होम टाउन्स एंड विलेजेस। ये यहाँ पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। वट कैंडल्स में बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल। अब यहाँ पर हम लोगों को रिचुअल या ट्रेडिशन ये दिख रहा है इसके अंदर। कैंडल्स यहाँ पर सिम्बलाइज कर रही हैं होप को, कि जब एक बंदा मरता है ना, क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिश्चियंस क्या करते हैं, कैंडल्स वगैरह जलाते हैं, और ये चीज़ उनको, जो मरने वाला होता है उनके ख़्याल में ये उनको हेल्प करता है कि जो आफ्टर लाइफ पीस जो उनको मिलना है, इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है पोइट हमारा, व्हाट कैंडल्स कैन बी लिट टू द हेल्प द डाइंग सोल्जर्स इन देयर पैसेज फ्रॉम लाइफ टू डेथ। ये एक रेट्रिकल क्वेश्चन है पोइट का हमारे। ठीक है, फिर आगे वो क्या कहते हैं, नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज बट इन देयर आइज शैल शाइन द होली ग्लिमर ऑफ गुड बाइज। कि इंस्टेड ऑफ यंग बॉयज होल्डिंग दीज फेंट लाइट्स द सोल्जर्स eyes will show the fading light of life as they say their goodbyes to the world। ग्लिमर क्या है, स्पार्कल, लाइट, शाइन या ग्लो। ठीक है, अब यहाँ पर वो सिंपली कह रहा है जो यंग सोल्जर्स मरते हैं उनके साथ क्या हो रहा होता है उस वक्त, कि वो लोग, उनके सामने एक रोशनी जो होती है वो फेड अवे हो रही होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहे होते हैं, और पूरी दुनिया को वो गुड बाय करते हुए जा रहे होते हैं। ये एक हम लोगों को उस वक्त बैटलफील्ड की एक सोल्जर की, मरते हुए सोल्जर की पोजीशन बताई जा रही है। उसके बाद वो कहता है द पॉलर ऑफ गर्ल्स ब्रोज शैल बी देयर पॉल। अब यहाँ पर पॉलर ऑफ गर्ल्स, अगर स्टूडेंट्स मेरी सुनने वाली लड़कियां हैं तो वो यहाँ पर गलत समझेंगी। पॉलर ऑफ गर्ल्स जो है, पॉलर का मतलब यहाँ पर आ रहा है पेलनेस। ठीक है, कि कहते हैं ना कैसे बिल्कुल पीला रंग हो गया है, जर्द रंग हो गया इसका, उदास चेहरा हो गया है, मतलब इस तरीके से, इस तरह की सिचुएशन। ठीक है, हवास ही उड़े पड़े हैं जिसके। ठीक है, तो पॉलर ऑफ गर्ल्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो लड़कियाँ, वो वाइफ्स, वो सिस्टर्स या वो गर्लफ्रेंड्स सोल्जर्स की, उनकी सिचुएशन बताई जा रही है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ब्रोज शैल बी देयर पॉल। पॉल का क्या मतलब है, द क्लॉथ दैट कवर द कॉफिन, कफन का कपड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि इंस्टेड ऑफ ड्रेप्स ओवर देयर कॉफिन द सोल्जर्स विल बी रिमेंबर्ड बाय द ग्रीफ स्ट्रिकन फेसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। के इंस्टेड ऑफ के जो नॉर्मल फ्यूनरल होता है, एक वो होता है कॉफिन सा, उसके अंदर वो लोग उसको प्रॉपर तैयार वगैरह करके डेड बॉडी को रखते हैं, और फिर ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, और फिर कवर किया जाता है उसको। इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, हम लोग उन गर्ल्स के चेहरों से, उनकी पेलनेस से पता लगा लेते हैं उनके ग्रीफ का। ठीक है, ये सोल्जर्स तक पहुंचता है। देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स एंड ईच स्लो डस्क आर ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। अब यहाँ पर भी एक और रिचुअल या ट्रेडिशन बताया है क्रिश्चियंस का। फ्लावर्स क्या होता है, आप लोगों को पता होगा फ्लावर्स तो क्या होता है। यहाँ पर सिंबलाइज क्या कर रहा है कि ये एक ट्रेडिशन होता है उन लोगों का कि ग्रेवयार्ड पर या ग्रेव साइड पर वो लोग फ्लावर्स छोड़ते हैं। ठीक है, ये तो हर कंट्री के अंदर, आई मीन हर रिलीजन के अंदर तकरीबन होता होगा। आई डोंट नो हिंदुज़म के अंदर ये सब कुछ होता है कि नहीं, बट मुस्लिम साइड पर और क्रिश्चियनिटी साइड पर ये होता है कि फ्लावर्स जो हैं ये लोग ग्रेव साइड पर छोड़ते हैं। तो ये ट्रेडिशन होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स परहैप्स द डेड विल बी ऑनर्ड बाय पीस एंड डिप्लोमेसी। कि उनको ऑनर दिया जाए, फ्लावर्स के बजाय उनको ऑनर दिया जाए पीस का, ना कि डिप्लोमेसी चले। बाय मोर पेशेंस इन द वर्ल्ड, कि वॉर के अंदर एक बंदा मर गया, अब तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो वर्ल्ड के अंदर, थोड़ा सा वर्ल्ड को बरकरार रखो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना रखो, वॉर ना छेड़ो अब।
ठीक है। जो वॉर में नुकसान हुआ है वो नुकसान बहुत मायने रखता है, मीनिंग है उसका, कुछ मीनिंगलेस नहीं है उनकी डेथ, ठीक है। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, एंड ईच स्लो डस्क आर ड्राइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है, पर्दा, मतलब बीइंग ड्रॉन इन द रिस्पेक्ट ऑफ डेथ। ये भी एक ट्रेडिशन है कि जब क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई बंदा मरता है तो ये लोग हर तरफ अंधेरा कर देते हैं, अपने घरों के अंदर पर्दे गिरा देते हैं और कैंडल्स वगैरह मेरे ख्याल से जला लेते हैं, ताकि जो है उसके आफ्टर लाइफ पीस के लिए डेड बॉडी के। तो वो यहाँ पर अगर वैसे हम लोग इसकी ट्रांसलेशन देखें, समरी देखें, तो वो क्या कहते हैं, द एंड ऑफ एवरी डे विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ रिचुअल, के दिन का आखिरी हिस्सा जो है या दिन जब ख़त्म हो रहा होता है तो ये भी एक रिचुअल है। एज दोज हु लिव ऑन आफ्टर द वॉर ड्रा ड्रॉन देयर विंडो ब्लाइंड्स, उन लोगों के लिए जो इस तरीके से करते हैं कि वॉर की तरफ अपने जो पर्दे हैं वो नीचे की तरफ झुका के ही रखते हैं, वॉर नहीं छेड़ते। अब वैसे तो ये पोइम जो है हम लोगों की अच्छी है, प्यारी है, खूबसूरत है, दिखने में मज़े की है। एक सोल्जर, डेड सोल्जर, जो यंग सोल्जर्स मरे हैं उनके बारे में बता रही है, लेकिन लिखने वाले ने तो लिख दी, विल्फ्रेड ओवन ने, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखी। अब समझने वाले ने अपने पर्सपेक्टिव से समझनी है, मैंने अपने पर्सपेक्टिव से समझी, आप लोगों को मैंने उधर से समझाई, और आप लोगों ने जब समझी तो आप लोगों को अपने पर्सपेक्टिव से समझ आई। तो इसके काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। लिटरेचर की दुनिया होती ही ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्रिएटिविटी होती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ से निकल रही होती हैं। बेसिकली पूरी पोइम का मकसद ये है कि वॉर को रीडर रोमांटिसाइज ना करे, वॉर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये फ्यूटाइल है, हॉरिफिक है, ट्रेजिक है, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली सबक क्या मिलता है कि वॉर इज़ ए मीनिंगलेस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वॉर हॉलोज द सोसाइटी। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाती होती फिज़िकली तो मैं आप लोगों को लाजमी कहती कि एक दफ़ा 1914 से लेके 1918 तक, या वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, इनकी इमेजेस निकाल कर चेक करें और इसके ऊपर रिसर्च करें थोड़ी सी, तो आप लोगों को पता चलेगा आपस में इनको कंपेयर करके कि कितना नुकसान हुआ और वॉर कैसी है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी ये ट्रैजिक है और हॉरिबल है। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर 17 मिलियन पीपल मर गए थे। लिटरेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर पढ़ने से पहले आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ईज़िली आराम से पढ़ लेंगे और आप लोग अच्छे से क्रिएटिव आइडियाज़ भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं, इस पोएम के अंदर हम लोगों को मेन चीज़ क्या मिल रही है कि वॉर इज़ इनजस्टिस एंड इनह्यूमैनिटी। वॉर ने एक तो नाइंसाफ़ी की, ऊपर से इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत भी नहीं देखी उसने। जिस तरीके से हम लोगों के पोइट ने फर्स्ट लाइन के अंदर यूज़ किया, डाई एज ए कैटल, जिस तरीके से आप लोग देखें बुचर शॉप के ऊपर एनिमल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मुर्गियों को ही देख लें, कैसे वो लटकी हुई होती हैं जब उनकी वो कटिंग हो रही होती है बुचर शॉप के ऊपर। तो बिल्कुल इंसान को, सोल्जर को उससे कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वॉर इज़ ए हेलिश एंड फ्यूटाइल वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि वॉर जो है एक हेलिश थिंग है और फ्यूटाइल वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। फ्यूटाइल का मतलब यही होता है ना, मीनिंगलेसनेस, पॉइंटलेसनेस, लाइक दैट, यूज़लेसनेस। तो वॉर जो है एक यूज़लेस सी चीज़ है, ठीक है। वॉर से किसी का भी कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ है, और फिर मासूम लोग मरते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर और 2 के अंदर ऐसे ही हुआ था कि जो सोल्जर है, जो सोल्जर नहीं है, चाहे पीजेंट है, फार्मर है, कोई भी है, उसने वॉर के अंदर जाना है अपने नेटिव्स के लिए, ठीक है।
जैसे आजकल अगर आप लोग देख लें फ़लस्तीनियों का जो हाल चल रहा है, तो उसके अंदर मुस्लिम कंट्री जो है उसको जाना पड़ेगा अगर कोई वॉर वगैरह छिड़ती है तो, चाहे वो सोल्जर है चाहे वो नहीं है, अपने लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर वॉर करता कोई है, भुगतता कोई है, मरता कोई है, तो इसलिए कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही नहीं चाहिए। ये हम लोगों को लिटरेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर सिखाता है। उसके अलावा दिस पोएम टेल्स द रीडर नॉट टू रोमांटिसाइज द वॉर, वॉर को रोमांटिसाइज ना किया जाए। उसके अलावा ओवन कंपेयर्स डेथ रेट्स ऑफ सोल्जर इन वॉर टू एन इमेज ऑफ कैटल डाइंग इन ग्रुप्स। ये लेटेस्ट लेक्चर के अंदर भी लाइन मैंने बताई थी टाइटल सिग्निफिकेंस के अंदर, कि ओवन ने कंपेयर किया है डेथ रेट ऑफ सोल्जर्स को उस इमेज के साथ एक फॉर्म के अंदर जो एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो मर रहे हों। मतलब 100 जानवर हैं आपके पास, उनमें से 50 मर जाएं तो कितना लॉस होगा अगर आप लोग कारोबार करते हैं तो उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ये डेथ रेट ऑफ सोल्जर्स को जो वॉर के अंदर मरते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिचुअल और ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज़ किया एक तरह का इन्होंने, ठीक है। वो कैसे कि रिचुअल और ट्रेडिशंस जो हमारे चलते आ रहे हैं हम लोग उनको कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोल्जर्स के लिए ही हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोगों को पता चला जी वह फलां सोल्जर हम लोगों का मर गया और उसके लिए भी हम लोग वही वो कर रहे हैं, रिचुअल्स अपने चर्च के अंदर सिंगिंग कर रहे हैं और सब कुछ। तो ये सब कुछ उस तक नहीं पहुंच रहा जब तक आप लोग उस कन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं आ रहे, ठीक है। जब तक आप कन्फ्लिक्ट में रहेंगे और वॉर्स चलती रहेंगी तो उनकी जो डेथ है वो मीनिंगलेस है। उनकी डेथ को अगर आपने मीनिंगफुल बनाना है कि वो मरे तो अच्छा काम करके गए, उनके मरने से वो एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे के गए, कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो गए, तो अच्छा है ट्रिब्यूट उनको देना, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करना, ठीक है। तो एक तरह का ये भी पर्सपेक्टिव हम लोगों को पोएम के अंदर मिल रहा है। उसके अलावा रिलीजन जो है, रिलीजन भी इसी तरह है, रिलीजन वर्सेस वॉर। रिलीजन के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारे सामने हमें नहीं पता कौन से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और किसको कौन सी बात बुरी लग जाए, तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। थीम्स देख लेते हैं अब। हम लोगों को डेथ की थीम मिली, वॉर की थीम मिली, लॉस ऑफ आइडेंटिटी की मिली कि एक बंदे ने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी, ठीक है। उसको नहीं पता वो इधर का उधर का किस 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 जगह का है वो, ठीक है। नेशनलिज़म की थीम मिली, जो एंथम है उसको एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज़म यूज़ किया गया कि ऐसी प्राइड आप लोग लो, और वो किसकी तरफ रेफ़र कर रहा है, टेकिंग अनड्यू प्राइड इन योर होम नेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पास फियर की थीम है, ग्रीफ की थीम है और होपलेसनेस की थीम है। रियलिज़म हम लोगों को दिखेगा कि रियलिटी बेस्ड स्टोरी है क्योंकि हमारे राइटर ने ख़ुद ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर हम लोगों को दिखा कि ये ट्रिब्यूट था एक तरह का डेड सोल्जर्स के ऊपर, और रिचुअल और रिमेम्बरेंस का हम लोगों को तरीका बताया कि क्या फ़ायदेमंद है और क्या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।